AS26 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनटैंजिबल एसेट क्या है? एक इनटैंजिबल एसेट ऐसा एसेट है जिसमें फॉलोइंग 4 कैरेक्टरिस्टिक हो, फॉलोइंग 4 कैरेक्टरिस्टिक। नंबर 1 आइडेंटिफिएबल। आइडेंटिफिएबल मतलब दूसरे एसेट से इसको अलग किया जा सके, आइडेंटिफिएबल। नंबर 2 नॉन मॉनिटरी, जिसका मॉनिटरी वैल्यू फिक्स ना हो, नॉन मॉनिटरी नेचर। हम लोग फॉरेन करेंसी नॉन मॉनिटरी आइटम पढ़े थे, जिसका मॉनिटरी वैल्यू इज नॉट फिक्स, जिसका बेनिफिट वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। नंबर 3 विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, कोई फिजिकल सब्सटेंस टैंजिबल नहीं होना चाहिए। एंड नंबर 4 हेल्ड फॉर यूज इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस और रेंटल टू अदर्स। ये जिस एसेट में 4 कैरेक्टरिस्टिक होगी, आइडेंटिफिएबल, नॉन मॉनिटरी, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस एंड हेल्ड फॉर यूज इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो एसेट मेरा इंटैंजिबल एसेट माना जाएगा। इंटैंजिबल एसेट में गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, डिजाइन्स, ट्रेडमार्क्स, सॉफ्टवेयर्स, ये सारे इंटैंजिबल एसेट्स माने जाते हैं। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कोई भी एसेट की रिकॉग्निशन क्राइटेरिया 2 होती है। नंबर 1 प्रोबेबल है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा। नंबर 2 उसका कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अगर कोई ऐसा इंटैंजिबल एसेट है जो आपको लगता है आपको बेनिफिट दे रहा है बट उसका कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो पा रहा है, तो उस इंटैंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। जैसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड ब्रांड, सेल्फ जनरेटेड डिजाइन कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करने चाहिए क्योंकि उनका कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो सकता। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि एक ब्रांड है, सालों साल मेहनत करके हमने बनाया है, इस ब्रांड के कारण हमें बेनिफिट भी मिलता है, हमारी सेल्स भी आती है, क्या ये ब्रांड हम एसेट दिखा सकते हैं? हम बोले नहीं, बिकॉज इट्स कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली मेजर्ड, हम लोग ये ब्रांड कभी भी एसेट इन द बैलेंस शीट नहीं दिखाएंगे। इनिशियल रिकॉग्निशन, कोई भी इंटैंजिबल एसेट इनिशियली रिकॉग्नाइज करोगे तो उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना होगा। हम लोग कोई भी एसेट रिकॉर्ड करते हैं तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट का मेजरमेंट, अगर आपने इंटैंजिबल एसेट को कैश में अक्वायर किया है तो उसका कॉस्ट होगा परचेज प्राइस प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस प्लस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेजेस प्लस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मेक द एसेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। परचेज प्राइस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, एक्सपेंसेस फॉर परचेजेस एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड टू मेक द एसेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज। जैसे आप नॉर्मल कॉस्ट निकालते हो पीपी का, वही है। अगर आपने अमलगमेशन के कोर्स में एक इंटैंजिबल एसेट एक्वायर किया है, अमलगमेशन के कोर्स में, अगर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, मर्जर, तो जो सामने वाले का बुक वैल्यू है उसी पे आप रिकॉर्ड करोगे। मर्जर मेथड में, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में जो उसका बुक वैल्यू होता था, परचेजिंग कंपनी उसी वैल्यू पर रिकॉर्ड करता था, तो मर्जर मेथड में बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर परचेज मेथड है तो परचेज मेथड में हम लोग फेयर वैल्यू पे हर एसेट को रिकॉर्ड करते थे। बट अगर आपको फेयर वैल्यू पता है तो आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। बट अगर 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 एक्टिव मार्केट नहीं है और फेयर वैल्यू आपको पता नहीं है तो जब उस इंटैंजिबल एसेट को रिकॉर्ड करो, ध्यान रखिएगा इंटैंजिबल एसेट को ऐसे मत रिकॉर्ड, ऐसे रिकॉर्ड करना कि कैपिटल रिजर्व अगर नहीं आया तो वो आए नहीं, और अगर आया तो कैपिटल रिजर्व इंक्रीज ना हो। मतलब आप इंटैंजिबल एसेट को मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकते हो जितना आपका लॉस ऑन एक्विजिशन है। जितना लॉस ऑन एक्विजिशन है जो आप गुडविल बोल के दिखाते, अनआइडेंटिफिएबल एसेट बोल के दिखाते, वो अनआइडेंटिफिएबल एसेट जितना वैल्यू आप इंटैंजिबल एसेट को दिखा सकते हो उससे ज्यादा इंटैंजिबल एसेट का वैल्यू नहीं दिखा सकते। अमलगमेशन के कोर्स में अगर इंटैंजिबल एसेट एक्वायर हो रहा है, पहले चेक करो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, नेचर ऑफ परचेज है। नेचर ऑफ मर्जर है बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, नेचर ऑफ परचेज है फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। बट अगर इस इंटैंजिबल एसेट का फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो जब इसको रिकॉर्ड करो इस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना कि अगर कैपिटल रिजर्व पहले से नहीं आया तो अब आए नहीं, और अगर कैपिटल रिजर्व पहले से आया हुआ है तो उसको इंक्रीज मत करना। मतलब अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो और आप देख रहे हो अभी कैपिटल रिजर्व आ रहा है, इंटैंजिबल एसेट बिना रिकॉर्ड किए, जैसे ही एसेट रिकॉर्ड करोगे कैपिटल रिजर्व बढ़ जाएगा, एसेट रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। अगर आप देख रहे हो गुडविल आ रहा है, लॉस आ रहा है, टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ गुडविल आप इंटैंजिबल एसेट को रिकॉर्ड कर सकते हो, उससे ज्यादा वैल्यू पे इंटैंजिबल एसेट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम लोग बोलते हैं गुडविल इज द सम टोटल ऑफ अनआइडेंटिफिएबल एसेट। अगर उस अनआइडेंटिफिएबल एसेट में कोई एसेट आइडेंटिफाई हो पा रहा है तो आप गुडविल नहीं रिकॉर्ड करके वो एसेट रिकॉर्ड कर लो, बट मैक्सिमम उतना ही वैल्यू जितना गुडविल आ रहा था उससे ज्यादा वैल्यू पे रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट ग्रांट में अगर आपको कोई इंटैंजिबल एसेट मिला है, अगर आपको कंसेशनल प्राइस पे मिला है तो जितने दाम में आपने खरीदा वो आपका कॉस्ट हो जाएगा। अगर फ्री में मिला है तो उस इंटैंजिबल एसेट को नॉमिनल वैल्यू पे दिखाओ। कंसेशनल प्राइस मतलब 10 लाख का एसेट था, मेरे को गवर्नमेंट 8 लाख में दे रहा है, मैं 8 लाख पे रिकॉर्ड करूंगा। नॉमिनल वैल्यू या फ्री में मिला अगर है, गवर्नमेंट बोला फ्री में दे रहे हैं, तुम सिर्फ यूज करके प्रोडक्शन करो, तुम अच्छे से काम करो और हम लोगों को हेल्प करो, इन दैट केस फिर अगर फ्री में मिल रहा है तो हम लोग नॉमिनल वैल्यू पे दिखाएंगे ताकि हमारा एसेट बैलेंस शीट में दिखता रहे।
इंटरनली जनरेटेड अगर आपका इंटेंजिबल एसेट है, इंटरनली जनरेटेड, अगर उसका कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो सकता तो फिर उसको रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं, जैसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड ब्रांड। बट अगर उसका कॉस्ट मेजर हो सकता है तो जितना कॉस्ट लगा उस इंटेंजिबल एसेट को बनाने का ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज का जितना खर्चा लगा वो आप एड अप करके कॉस्ट कैलकुलेट कर लो। रिसर्च फेज में जो खर्चा लगा वो पीएल में जाएगा, वो कभी भी कॉस्ट में नहीं आएगा, सिर्फ डेवलपमेंट फेज का खर्चा कॉस्ट में इंक्लूड करना चाहिए। तो अगर इंटरनली जनरेटेड है, cost shall comprise of all expenses incurred during development phase. However, self-generated goodwill and brand shall not be recognized. Self-generated goodwill brand कभी भी आप recognize नहीं करोगे क्योंकि उसका cost cannot be reliably measured. इसके बाद expenses जो cost में include नहीं होंगे, जो cost में include नहीं होंगे of an internally generated intangible asset. This is very important. सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा ऐड मत करना, ये हम कोई भी एसेट में ऐड नहीं करते थे। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मत ऐड करना, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस मत ऐड करना, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस मत ऐड करना, स्टाफ ट्रेनिंग, अबनॉर्मल लॉस, ये सब खर्चे ऐड मत करना एसेट की कॉस्ट में। ये सारे खर्चे सीधे पीएल में जाएंगे, ये खर्चे कभी भी इनटैंजिबल एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करना अलाउड नहीं है। यही सारे खर्चे एएस 10 बोलता है आप कभी भी पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड मत करना। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, अबनॉर्मल लॉसेस, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, पीपी के केस में भी हमने सीखा था ये खर्चे कभी भी कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे, ये पीएल में जाएंगे। यहां पे भी हम लोग सीख रहे हैं। अगर एक सॉफ्टवेयर खरीदा, उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हो जिसमें खर्चा लगा, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट आप सीधा पीएल में चार्ज करोगे। ट्रेनिंग देने के बाद अगर मान लो कल वो इंप्लॉई चला गया तो क्या ये इंटेंजिबल एसेट की जो आपकी बेनिफिट्स है उसको बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा। तो स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, आपको खर्चे दे देगा, इनको आपको एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड। रिसर्च फीस इंटरनली जनरेट जब भी करोगे इंटेंजिबल एसेट, आपको रिसर्च डेवलपमेंट से इंटेंजिबल एसेट बनाना पड़ेगा। रिसर्च फेज मतलब जब आप उस इंटेंजिबल एसेट के बारे में नॉलेज एक्वायर कर रहे हो। नॉलेज एक्वायर कर रहे हो ये बहुत अच्छी बात है, बट नॉलेज एक्वायर करने से कोई इंटेंजिबल एसेट बनना शुरू नहीं हुआ। बोला गया रिसर्च फेज में आप जितना भी खर्चा करोगे वो रिसर्च फेज का सारा खर्चा पीएल में जाएगा, उसको कभी भी कैपिटलाइज करना अलाउड नहीं है। एक बार पीएल में खर्चा डाल दिया, कभी भी निकाल के कैपिटलाइज मत करना। फ्यूचर में अगर इंटेंजिबल एसेट बन भी जाए तो भी वो खर्चा कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगा। तो रिसर्च फेज में जो भी खर्चा लगेगा वो हमेशा पीएल में जाएगा, वो कभी भी खर्चा कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा। हाउएवर डेवलपमेंट फेज में अगर खर्चा लगेगा तो डेवलपमेंट फेज का खर्चा क्या है? आपने अपनी रिसर्च की नॉलेज को अप्लाई करना शुरू किया ताकि आप इंटेंजिबल एसेट बना सको। ये इंटेंजिबल एसेट बनना चालू हो गया तो ये जो खर्चा लग रहा है इंटेंजिबल एसेट बनाने के लिए, ये इंटेंजिबल एसेट बनाने का खर्चा आप कॉस्ट में कैपिटलाइज कर सकते हो। डेवलपमेंट फेज का खर्चा आप कैपिटलाइज कर सकते हो। रिसर्च फेज का खर्चा हमेशा पीएल में जाएगा, हमेशा पीएल में जाएगा। डेवलपमेंट फेज कब चालू होगा सर? कब हम माने रिसर्च खत्म हो गया, डेवलपमेंट चालू हो गया और कैपिटलाइजेशन चालू करें? डेवलपमेंट फेज तब चालू माना जाएगा जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो, सारी कंडीशन। नंबर 1, इंटेंजिबल इंटेंशन टू प्रोड्यूस इंटेंजिबल एसेट एक्सिस्ट। आपका इंटेंशन है कि अब हम बनाएंगे। आपके पास टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्निकल रिसोर्सेज अवेलेबल हो जिससे आप इंटेंजिबल एसेट को फाइनली कंप्लीट कर पाओगे। प्रोबेबल है कि वो इंटेंजिबल एसेट आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही मैं डेवलपमेंट फेज चालू मानूंगा, तभी मैं कैपिटलाइज कर सकता हूं, अदरवाइज कैपिटलाइज करना अलाउड नहीं है। मैंने क्या क्या बोला? नंबर 1, टेक्निकल फिजिबिलिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल टेक्निकल रिसोर्सेज होने चाहिए जिससे आप बना पाओगे, इंटेंशन होना चाहिए कि आप उसको बनाओगे, इंटेंजिबल एसेट का मार्केट होना चाहिए, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मार्केट होना चाहिए। नंबर 5, इंटेंजिबल एसेट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा, ये प्रोबेबल होना चाहिए। अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तभी मैं बोलूंगा इंटेंजिबल एसेट का डेवलपमेंट चालू हो गया। डेवलपमेंट चालू हो गया, अब जो भी खर्चा लगेगा वो कैपिटलाइज कर सकते हो। रिसर्च का खर्चा पीएल, डेवलपमेंट का खर्चा कैपिटलाइज होगा। एक्सपेंडिचर जो आप कभी भी एसेट की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर सीधा पीएल में डालोगे। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिससे आपको लगता है फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आ सकता है, बट उसका इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा या नहीं आएगा ये प्रोबेबल नहीं है। इन दैट केस उन खर्चों को कभी भी आप एसेट बोल के रिकॉग्नाइज मत करो। जैसे आपने एक ह्यूज एडवर्टीजमेंट कैंपेन रन किया, आपको लग रहा है ह्यूज एडवर्टीजमेंट कैंपेन रन किया, मेरा सेल बढ़ेगा, बट वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये किसी के हाथ में नहीं है। इन दैट केस एडवर्टीजमेंट का खर्चा सीधा पीएल में जाना चाहिए, कभी भी एसेट बोल के कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए, उसको डेफर नहीं करना चाहिए।
प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का खर्चा है, कंपनी बनाई, इसमें बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, कंपनी तो बना ली, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा ये किसी के हाथ में नहीं है, तो ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लगा सीधा पीएल में डालो, इसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के दिखाने का दरकार नहीं है। तो अगर कोई खर्चा मैंने ऐसे किया है जो मेरे को लगता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है बट डज नॉट क्रिएट एन इंटेंजिबल एसेट और अदर एसेट, बट जिससे कोई राइट क्रिएट नहीं हुआ, मेरे पास ऐसा कोई राइट नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता एडवर्टीजमेंट देखोगे तो माल खरीदना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा बोल सकता एडवर्टीजमेंट देखोगे तो माल खरीदना ही पड़ेगा, तो मैं बोलता मेरे पास एक राइट है जो मेरे को बताता है कि हां फ्यूचर में बेनिफिट आएगा, मैं उसको एसेट रिकॉर्ड कर देता। बट इन दिस केस मैं एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि उससे मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट आएगा ही, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। इन दिस केस ये खर्चा सीधे पीएल में जाना चाहिए, इन खर्चों को कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जांपल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ट्रेनिंग कॉस्ट, ये ऐसे खर्चे हैं जो हो सकता है आपको लगे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे बट इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। क्योंकि कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है मैं इनको कभी भी कैपिटलाइज नहीं कर सकता, ये खर्चे सीधे कहां जाएंगे, पीएल में जाएंगे, सीधे पीएल में जाएंगे। ये पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। AS 26 में रिसर्च डेवलपमेंट फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 2, कौन कौन से खर्चे इंटेंजिबल एसेट या रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते जिनको पीएल में डालना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर केस स्टडी पूछता है। नेक्स्ट, सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन इंटेंजिबल एसेट। अगर इंटेंजिबल एसेट पे आप फ्यूचर में सब्सीक्वेंट खर्चे करोगे, अगर इंटेंजिबल एसेट पे खर्चे करोगे जो इंटेंजिबल एसेट के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को बढ़ाएगा, कैपिटलाइज कर दो। अगर लगता है नहीं बढ़ाएगा तो उसको सीधा पीएल में चार्ज कर दो। अगर सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर विल treated as expense transferred to PL. However, if it increases or enhances future economic benefit, it shall be capitalized to the cost of the asset. अगर future economic benefit enhance करेगा तो capitalize करूंगा, otherwise capitalize नहीं करूंगा। सेम पीपी में ऐसा ही पढ़ा था। बैलेंस शीट डेट पे मेजर कैसे करोगे, एकदम कॉस्ट मॉडल, जो मेरा ओपनिंग बुक वैल्यू या कॉस्ट है माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन माइनस इंपेयरमेंट इफ एनी। अगर मेरा डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद जो बुक वैल्यू आया, मेरे को लगता है ये बुक वैल्यू अभी भी ज्यादा है, इसका रियल वैल्यू कम होना चाहिए, तो मैं उसमें इंपेयरमेंट लॉस चार्ज करके उसको रियल वैल्यू पे लेके आता हूं। तो सबसे पहले कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन माइनस एनी इंपेयरमेंट लॉस, जो होगा उस वैल्यू पे मैं इंटेंजिबल एसेट को कहां दिखाऊंगा, बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। यहां पे रीवैल्यूएशन मॉडल अलाउड नहीं है, यहां पे हम लोग कॉस्ट मॉडल यूज करेंगे। अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट का डेप्रीसिएशन। सिस्टमेटिकली इंटेंजिबल एसेट के कॉस्ट को ओवर द यूजफुल लाइफ हम पीएल में चार्ज करते हैं, उसको हम लोग अमोर्टाइज बोलते हैं। अमोर्टाइजेशन पीरियड के लिए क्या बोला गया, बोला गया अमोर्टाइजेशन पीरियड आप अपने बेस्ट एस्टिमेट के हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। हाउएवर एक रिबटेबल प्रिजम्पशन है, रिबटेबल मतलब जिसको आप चाहो तो नकार सकते हो विद प्रॉपर एविडेंस। रिबटेबल आप उसके ऊपर बोल सकते हो कि मैं एविडेंस दे रहा हूं मेरे पास कि मेरे इंटेंजिबल एसेट की लाइफ ज्यादा है। अगर आपके पास एविडेंस है तो आप ज्यादा लाइफ पे करो, प्रॉब्लम नहीं है। बट एक रिबटेबल प्रिजम्पशन दिया गया है AS 26 पे कि इंटेंजिबल एसेट का मैक्सिमम लाइफ होगा 10 साल। 10 साल से ज्यादा आपको इंटेंजिबल एसेट की लाइफ मानकर अमोर्टाइज नहीं करना चाहिए। इंटेंजिबल एसेट को 10 साल के अंदर आपको राइट ऑफ कर देना चाहिए। बट अगर आपके पास एविडेंस है और आप उसको रिबट कर सकते हो तो आप ज्यादा लाइफ में भी डेप्रिशिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड इंटेंजिबल एसेट है तो 3 से 5 साल के अंदर उसको राइट ऑफ कर देना चाहिए, राइट ऑफ कर देना चाहिए। तो इंटेंजिबल एसेट का मैक्सिमम यूजफुल लाइफ 10 साल, टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंटेंजिबल एसेट 3 से 5 साल। हाउएवर दिस प्रिजम्पशन इज रिबटेबल। अगर आपके पास एविडेंस है कि आपको इंटेंजिबल एसेट ज्यादा दिन तक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, आप ज्यादा लाइफ पर आप डेप्रिशिएट कर सकते हो, 10 साल आपको यूज करने का दरकार नहीं है। अमोर्टाइजेशन का मेथड क्या होगा, मेथड नंबर 1 दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। उस इंटेंजिबल एसेट से क्या फ्यूचर में कैश फ्लो आएगा वो कैश फ्लो एस्टिमेट कीजिए, उस कैश फ्लो की रेशियो में आप अमोर्टाइज कर दीजिए इंटेंजिबल एसेट को। अगर आप रेशियो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं यूज कर पा रहे हो तो फिर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करके आप उसको अमोर्टाइज कर दो। अगर मान लो मेरे पास एक इंटेंजिबल एसेट है, मेरे को लगता है 5 साल चलेगा, 5 साल में इतना 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 बेनिफिट होगा। अगर बेनिफिट का रेशियो आपके पास अवेलेबल है तो अमोर्टाइजेशन इस रेशियो में कीजिए। अगर बेनिफिट का रेशियो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो SLM बेसिस पे यानी इक्वल कॉस्ट हर साल राइट ऑफ करके उसको अमोर्टाइज कर दीजिए। रेसिडुअल वैल्यू, इंटेंजिबल एसेट का जो रेसिडुअल वैल्यू है वो आपको 0 लेना चाहिए, 0। भैया इंटेंजिबल एसेट बहुत रिस्की होते हैं, फ्यूचर में बिकेगा या नहीं बिकेगा यही नहीं पता। इंटेंजिबल एसेट क्योंकि रिस्की होते हैं, इनका रेसिडुअल वैल्यू आपको निल लेना चाहिए। हाउएवर अगर आपके इंटेंजिबल एसेट का एक एक्टिव मार्केट है,
और उस एक्टिव मार्केट में आपको एक पार्टी से कमिटमेंट मिला है कि वो आपका इंटेंजिबल एसेट फ्यूचर में परचेज कर लेगा, तो फिर इन दैट केस जिस वैल्यू पे उसने कमिटमेंट किया है वो रेसिडुअल वैल्यू ली जा सकती है। अगर आपका इंटेंजिबल एसेट का एक्टिव मार्केट है, रेसिडुअल वैल्यू उसके बेसिस पे डिटरमाइन किया जा सकता है, तो वो ले लीजिए। अगर नहीं तो कमिटमेंट है कोई थर्ड पार्टी से कि वो परचेज कर लेगा, तो जिस वैल्यू पे वो कमिट किया है वो आप इंटेंजिबल एसेट की रेसिडुअल वैल्यू ले सकते हो। रेसिडुअल वैल्यू ली जा सकती है अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। नंबर वन, कमिटमेंट है फ्रॉम थर्ड पार्टी। नंबर टू, एक्टिव मार्केट है जिसके बेसिस पे उसका फेयर वैल्यू डिटरमाइन किया जा सकता है, तो आप रेसिडुअल वैल्यू ले सकते हो, अदरवाइज रेसिडुअल वैल्यू लेना अलाउड नहीं है। रिव्यू ऑफ अमोर्टाइजेशन पीरियड एंड मेथड। अमोर्टाइजेशन मेथड और पीरियड आपको हर साल रिव्यू करना चाहिए। अगर आपको लगता है कोई चेंज है तो उसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट बोल के प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहिए। आपने पहले साल सोचा 10 साल चलेगा, दूसरे साल जाके देखा नहीं यार ये तो 7 साल ही चलेगा, तो सेकेंड ईयर में जब अमोर्टाइज करोगे 7 साल के बेसिस पे करोगे, 10 साल के बेसिस पे नहीं करोगे। ये इफेक्ट हमेशा प्रोस्पेक्टिव होगा, जैसे डेप्रिसिएशन का चेंज का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता था। रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल। अगर कोई इंटेंजिबल एसेट रिटायर हो रहा है या आप उसको सेल कर रहे हो, तो जो डिफरेंस है बिटवीन द बुक वैल्यू एंड द सेलिंग प्राइस, बुक वैल्यू एंड द सेलिंग प्राइस, वो पीएल में एज अ प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर कर दिया जाए। बुक वैल्यू था 50,000, मैंने इंटेंजिबल एसेट को बेच दिया 70,000 में, 20,000 का प्रॉफिट पीएल में क्रेडिट हो जाएगा। बुक वैल्यू था 50,000, मैंने इंटेंजिबल एसेट को बेच दिया 40,000 में, 10,000 का लॉस पीएल में डेबिट हो जाएगा। जब भी आप इंटेंजिबल एसेट डिस्पोज करोगे, जो भी डिफरेंस होगा बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, वो पीएल में जाएगा। कहां जाएगा? पीएल में जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमने AS26 में डिस्कस किए थे। क्योंकि AS26 AS10 जैसा बड़ा है, इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए इस पे क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज। रिसर्च फेज का सारा खर्चा पीएल में जाएगा, डेवलपमेंट फेज का खर्चा कैपिटलाइज होगा। नंबर 2, आपको क्लियर होना चाहिए कौन कौन से खर्चे आप एसेट नहीं बना सकते उसको पीएल में डालना होगा। एडवर्टीजमेंट खर्चा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब पीएल में जाएगा, ये सब कभी एसेट नहीं बनेगा। नंबर 3, अमोर्टाइजेशन के कुछ रूल्स, जैसे मैक्सिमम यूजफुल लाइफ 10 साल लेना है, रेसिडुअल वैल्यू 0 लेना है। अमोर्टाइजेशन होता है ऑन द रेशियो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर रेशियो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अवेलेबल नहीं है तो एसएलएम बेसिस पे अमोर्टाइज कर सकते हो। ये कुछ रूल्स आपको ध्यान होने चाहिए। एग्जाम में आप देखोगे तो क्वेश्चन इन्हीं जगह से जो मैंने बोला वहीं से घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जब रिवाइज करो तो जो मेन पॉइंट्स है उनको अच्छे से रिवाइज करना। जो पॉइंट्स मैंने स्टार मार्क कर रखे, मैक्सिमम पॉइंट AS10 से सेम है, कुछ पॉइंट जो डिफरेंट है उनको प्रॉपरली रिवाइज कर लोगे तो एग्जाम में कर पाओगे। धन्यवाद। आइए देखते हैं AS26 के क्वेश्चंस। ये AS26 क्वेश्चन 34। क्वेश्चन 34, ठीक है मैं बताऊंगा लोकेश, आप क्वेश्चन 34 पढ़िए। X Limited is engaged in the business of newspaper and radio broadcasting. It operates through different brand names. During the year ended 31st March 21, it incurred substantial amount on business communication and branding expenses by participation in various CSR initiative. बहुत सारा CSR initiative करके अपना advertisement वगैरह किया है। The company expects to benefit by this expenditure by attracting new customer over a period of time, and accordingly it has capitalized the same under brand development expense and intends to amortize the same over the period in which it expects benefits to flow. As the accountant, do you concur with these views? You are required to explain in line with provision of accounting standards. कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारे CSR इनिशिएटिव किए, मैं बोलूंगा एडवर्टीजमेंट वगैरह किया अपनी ब्रांड को डेवलप करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, और कंपनी को लगता है ये करने से कंपनी का फ्यूचर में सेल बढ़ेगा। फ्यूचर में सेल बढ़ेगा उसको लगता है, इसीलिए वो क्या किया, इन खर्चों को कैपिटलाइज किया एंड ओवर द पीरियड इट एक्सपेक्ट्स द बेनिफिट, वो उसको राइट ऑफ करेगा। बोल रहा है ये सही है या नहीं है, आप बताइए, इज इट करेक्ट और नॉट? क्या ऐसा करना सही है या नहीं है एज पर AS26? बताइए। आपको क्या लगता है ये सही है या नहीं है? आंसर इज ये सही नहीं है, नॉट करेक्ट।
ये खर्चा आपने किया है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बेनिफिट आएगा, बट हो सकता है बेनिफिट ना आए। क्या इस खर्चा करने से कोई आपके पास इंटेंजिबल एसेट या अदर एसेट क्रिएट हुआ है? नहीं हुआ है। क्योंकि कोई एसेट क्रिएट नहीं हुआ है, आपको इसको कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए। दिस एक्सपेंडिचर शैल बी चार्ज टू पीएल। ये खर्चा आपके पीएल में जाना चाहिए, ये खर्चा पीएल में जाना चाहिए। अब ये कौन सा पॉइंट से क्वेश्चन है? सर ये वो एक्सपेंसेस है विच आर नॉट क्रिएटिंग एनी एसेट, क्योंकि कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए, खर्चा पीएल में जाना चाहिए। ये उस पॉइंट से क्वेश्चन है। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने बोला था वो पॉइंट से केस स्टडी आता है, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। धन्यवाद। इट इज नॉट करेक्ट। आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इट इज नॉट करेक्ट। आगे चलता हूं, मैं लिखवाऊं क्या? आपको प्रोविजन क्या लिखना है मैं बोलूं? एज पर AS 26 एनी एक्सपेंडिचर which may provide future economic benefit but which does not result in creation of intangible or other asset shall be charged to PL and shall not be capitalized like advertisement expenses. In the following case ये ऐसा हुआ, as the advertisement expense or the campaign it does not create any asset or intangible asset, such expenditure shall be charged to period, they shall not be capitalized. So the view of the company is not correct. So the view of the company is not correct. आदित्य ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, जेवियर्स वाले लोग के भी एग्जाम्स वगैरह पढ़ेंगे, आप लोग टेंशन ना ले, ये होता है हर साल। आप सिर्फ कंसंट्रेट करें अपनी पढ़ाई में, जाकर वहां 2 घंटे बैठे एग्जाम देगा। यार MS धोनी पिक्चर याद करो, MS धोनी की पिक्चर में वो सुबह से शाम एग्जाम देता था 2 घंटे का, फिर वहां से भाग के वो क्रिकेट खेलने जाता था। अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो यार, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। डन, नेक्स्ट। ठीक है, मैं लिखा दूंगा, एक बार पढ़ लेते हैं सारे क्वेश्चन, जो लगेगा मेरे को लिखवाने लायक है मैं लिखवा दूंगा। क्वेश्चन 35, सुदेश लिमिटेड acquired a patent at a cost of 2 करोड़ 40 लाख for a period of 5 years. The product life cycle was also 5 years. The company capitalized the cost and started amortizing the asset at 48 lakh per annum SLM basis, 22 crore 40 lakhs divided by 5. After 2 years it was found that the product life cycle may continue for another 5 years. कंपनी को लग रहा है 2 साल जाने के बाद कि ये लाइफ साइकिल और 5 साल चलेगा, मतलब ये इंटेंजिबल एसेट का बेनिफिट और चलेगा। अगर आपको लगता है कि यार यूजफुल लाइफ बढ़ेगा तो आप बढ़ा सकते हो, चेंज इन एस्टिमेट कर सकते हो, इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव लेना है। द नेट कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोडक्ट ड्यूरिंग दीज 5 years आर एक्सपेक्टेड टू बी इतना 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 इतना। अब आप कैश फ्लो भी एस्टिमेट कर पा रहे हो। अगर कैश फ्लो एस्टिमेट कर पा रहे हो तो आपको इंटेंजिबल एसेट को अमोर्टाइज करना चाहिए इन द रेशियो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। Find out the amortization cost of the patent for each of these years if the patent was renewable and Sudesh Limited got it renewed after the expiry of 5 years. बोल रहा है वो 5 साल बाद रिन्यू करवा सकता है और वो करवा लिया है, तो मतलब मैं यूज कर सकता हूं फॉर 7 years, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ध्यान से हम लोग लिखेंगे इस आंसर को। आंसर टू क्वेश्चन 35 एज पर AS 26 intangible assets shall be amortized. Intangible assets shall be amortized over the best estimates, of its useful life in ratio of future economic benefits or SLM बेसिस, और SLM बेसिस। अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का एक्सपेक्टेशन आप एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो तो SLM बेसिस, फुल स्टॉप। इफ देर इज एनी चेंज in estimate of useful life, the change in estimate shall be given prospective effect. Prospective effect के लिए एक लाइन बोला था, the remaining book value of the asset shall be amortized over the remaining useful life. Remaining book value shall be amortized using new estimate over remaining useful life. बचा हुआ बुक वैल्यू को remaining useful life पे amortize कर दो। अब इन दी प्रेजेंट केस वगैरह लिखना जरूरी नहीं है, आपसे खाली पूछ रहा है क्या आप कैलकुलेट कैसे करोगे। सबसे पहले बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 years, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर,
2 साल पहले मैंने पुराने तरीके से इसको अमोर्टाइज किया था। 2.4 करोड़ माइनस 48 लाख इंटू 2 ईयर्स, 2 साल मैंने 48 करके अमोर्टाइज किया। ये हो गया 1.44 करोड़, 1.44 करोड़, ये मेरा बुक वैल्यू निकल गया। डेप्रीसिएशन फॉर द नेक्स्ट 5 years based on ratio of future economic benefits, ratio of future economic benefits, first year रुपीज 1.44 करोड़ इंटू पहला साल का बेनिफिट 36 लाख डिवाइडेड बाई 36 प्लस 46 प्लस 44 प्लस 40 प्लस 34, ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का रेशियो है। 36 प्लस 46 प्लस 44 प्लस 40 प्लस 34, 200। तो 1.44 करोड़ इंटू 36 lakhs बाई 200, रुपीज 25,92,000, 2592। सेकेंड ईयर रुपीज 1.44 करोड़ इंटू 46 lakhs बाई 200 lakhs, 33,12,000। थर्ड ईयर रुपीज 1.44 करोड़ इंटू 44 lakhs बाई 200 lakhs, 31,68,000। फोर्थ ईयर रुपीज 1.44 करोड़ इंटू 40 lakhs डिवाइडेड बाई 200 lakhs, 28,80,000 if I am not wrong। फिफ्थ ईयर 1.44 करोड़ इंटू 34 lakhs बाई 200 lakhs, 24,48,000, 2448। ये हो गया नेक्स्ट 5 साल का, नेक्स्ट 5 साल का डेप्रीसिएशन। इज इट क्लियर? तो बोला गया इनटैंजिबल एसेट को अमोर्टाइज कीजिए ऑन द बेस एस्टिमेट ऑफ इज यूजफुल लाइफ, ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। रेशियो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट यूज करो, इफ अवेलेबल नहीं है तो एसएलएम। अगर जाके फ्यूचर में यूजफुल लाइफ या अमोर्टाइजेशन मेथड चेंज हो जाए तो उस चेंज को एस्टिमेट का चेंज मान के प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दो। तो हमने उसी बेसिस पे कैलकुलेशन किया। हाँ दिवय, तुम लोग हर चीज में ऐसे ऐसे मेरे ऊपर बैठ जाओ, मेरे ऊपर। कोई बोलता है एएस में आपके भरोसे हैं, कोई बोलता है कंसोलिडेशन में आपके भरोसे हैं, मतलब तुम लोग तुम ही हैं। वैसे कंसोलिडेशन का मेरा बहुत सॉलिड रिवीजन वीडियोस पहले भी अपलोडेड है। अगर आप लोग बोलेगे ना रिवीजन वीडियो अगर आप लोग खुद देख पाए और मैं आपके साथ बैठ के सिर्फ सम्स करूं तो दोनों तरफ से आपका फायदा है। आप पहले रिवीजन वीडियो देखोगे तो आपका रिवीजन पूरा हो जाएगा, फिर फटाफट मेरे साथ सम्स करोगे तो वो भी हो जाएगा। किसी को अगर बच्चे को हड़बड़ी है ना, मेरे पहले से मैराथन और रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी पुराने डाले हुए हैं, आप रिवीजन उससे कर लो, सम्स मेरे साथ कर देना, ऐसे डरने का नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 36, सर्जिकल लिमिटेड इज डेवलपिंग अ न्यू, ये अच्छा क्वेश्चन है, न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोसेस वाज 67 lakhs। एक प्रोडक्शन प्रोसेस ना एक इंटेंजिबल एसेट है। सर प्रोडक्शन प्रोसेस इज एन इंटेंजिबल एसेट? बिल्कुल बिल्कुल, इट इज आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनिटरी विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हेल्ड फॉर यूज इन द बिजनेस, ये एक इंटेंजिबल एसेट है। 67 लाख खर्चा किया इस प्रोसेस पर। The production process met the criteria for recognition as an intangible asset on 1st January.
पूरे साल भर खर्चा हुआ 67 लाख। ये 1 जनवरी से क्या बना है, मेड द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन, मतलब इसका डेवलपमेंट चालू हुआ 1 जनवरी से। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल दिस डेट वाज 35 लाख। टोटल इस साल खर्चा हुआ है 67 लाख, जिसमें 1 जनवरी तक खर्चा हो गया था 35 लाख। तो 1 जनवरी के बाद कितना खर्चा हुआ है, एक्सपेंडिचर आफ्टर 1 जनवरी 67 माइनस 35, 32 लाख, ये कैपिटलाइज होगा। 35 लाख बिफोर इट मेट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, 35 लाख का जो खर्चा है वो खर्चा जाएगा पीएल में, और जब वो मेट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन हो गया उसके बाद का खर्चा कैपिटलाइज होगा, डेवलपमेंट का खर्चा कैपिटलाइज होगा। डन है बात, आगे चलते हैं। फर्दर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 21, नेक्स्ट ईयर 105 लाख। तो डेवलपमेंट चल रहा है, खर्चा कैपिटलाइज होते जाएगा। एज ऑन 31 मार्च 21 द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द टेक्निक एम्बॉडीड इन द प्रोसेस इज एस्टिमेटेड टू बी 89 लाख। ओके, ध्यान से, अगर 31 मार्च 21 को देखोगे, टोटल अमाउंट कैपिटलाइज्ड इक्वल टू 32 लाख प्लस 105, 137 लाख। बट बोल रहा है इसका रिकवरेबल अमाउंट मतलब आप समझो फेयर वैल्यू 89 लाख ही है। मैंने बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया 137 लाख, बट इसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट 89 लाख ही है। तो भैया हमने ओवर कैपिटलाइज कर दिया, इतना इसका बेनिफिट आएगा नहीं, तो मेरे को ये इंपेयरमेंट लॉस राइट ऑफ कर देना चाहिए। मेरे को जो डिफरेंस है वो इंपेयरमेंट लॉस बोल के राइट ऑफ कर देना चाहिए। भैया हमने ओवर कैपिटलाइज कर दिया, इतना बेनिफिट मेरे को लगता नहीं है आएगा, तो मैं 48 लाख इंपेयरमेंट लॉस पीएल में चार्ज कर दूंगा और बैलेंस 89 लाख मेरे बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट दिखाई देगा। तो पहले साल, ध्यान से सुनना, पहले साल प्रोडक्शन प्रोसेस इज एन इंटेंजिबल एसेट। वो आप चाहो तो एक प्रोडक्शन प्रोसेस आप समझो, मैं फॉर एग्जांपल आपको बेसिक बताता हूं। कोको कोला क्या बनाता है, पेप्सी बनाता है। कोको कोला मतलब कोक वगैरह बनाता है, एरेटेड ड्रिंक्स बनाता है। अगर इसका प्रोडक्शन प्रोसेस और रेसिपी की कैसे बनता है, वो अगर किसी को बेचना चाहे, कोई एक नई कंपनी है, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो चाहती है हम भी ये एरेटेड ड्रिंक्स बनाएंगे अब इंडिया में। कोको कोला को उन्होंने अप्रोच किया कोको कोला को बोला हम आपको जितना आप मांगेंगे उतना पैसा देंगे, आप अपना प्रोडक्शन प्रोसेस और रेसिपी हमको दे दीजिए। ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ना, कोई चीज को बनाने का तरीका, हम लोग इसको टेक्निकल नो हाउ बोलते हैं, कैसे बनता है वो बताओ। ये प्रोडक्शन प्रोसेस एक एसेट है, बिकॉज इससे आपका पूरा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ड्राइव होता है, पूरा आपका रेवेन्यू जनरेशन ड्राइव होता है। ये एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जो आपको प्रोडक्ट बनाने में, उसको बेचने में हेल्प करेगा। तो प्रोडक्शन प्रोसेस इज ऑलवेज एन इंटेंजिबल एसेट। सिर्फ इंटेंजिबल एसेट पेटेंट कॉपीराइट नहीं होता, टेक्निकल नो हाउ भी एक इंटेंजिबल एसेट है, प्रोडक्शन प्रोसेस भी एक इंटेंजिबल एसेट है, डिजाइन भी इंटेंजिबल एसेट है, रेसिपी भी इंटेंजिबल एसेट है। ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स है, सारी चीजें। Under the provision of AS 26, you are required to ascertain the expenditure to be charged to PL for the year ended 31st March 20. मैं बोला जो 35 lakhs पहले लगा वो PL में जाएगा। Carrying amount of intangible asset as on 31st March 20, 32 lakhs. Carry expenditure to be charged to PL for the year ended 31st March 21, 48 lakhs. कैपिटलाइज होगा पूरा, फिर इंपेयरमेंट लॉस पीएल में जाएगा। कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट एज ऑन 31st March 21, 89 lakhs। ये मेरा आंसर हो गया। सर इसमें प्रोविजन क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग प्रोविजन लिखेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज वाला। एज पर AS 26 इंटेंजिबल एसेट एंड the expenditure incurred during research phase of an internally generated intangible asset shall be charged to PL. Expenditure incurred during development phase shall be capitalized. ये पहले मेरे को लिखना पड़ेगा, रिसर्च फेज का खर्चा जाएगा PL में, डेवलपमेंट फेज का खर्चा कैपिटलाइज होगा। अब एक एक करके expenditure for the year 31st March 2020, expenditure till the date expenditure incurred for research phase, that is till 1st January 2020 1st January 2020 कितना था 35 lakhs। ये 35 लाख का खर्चा 1st जनवरी तक का है, दिस इज रिसर्च फेज का खर्चा PL में जाएगा। एक्सपेंडिचर दैट विल बी कैपिटलाइज 67 lakhs माइनस 35 लाख 32 lakhs। तो मेरा बुक वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट हो गया 32 lakhs। नेक्स्ट ईयर एक्सपेंडिचर टू बी कैपिटलाइज इक्वल टू 105 lakhs, तो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू हो गया 105 प्लस 32 137।
However, recoverable amount is 89 lakhs, so an impairment loss of rupees 48 lakh shall be charged to PL. ये मेरे को इस तरीके से आंसर देना है. प्रोविजन में आपका सिंपल सा बात आएगा, रिसर्च फेज का खर्चा पीएल में जाएगा, डेवलपमेंट फेज का खर्चा कैपिटलाइज होगा. प्रोविजन में इतना सा बात आपको लिखना है. ये तीनों ही जो मैंने क्वेश्चन देके रखे ना, ये तीनों ही क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एक केस स्टडी बेस्ड था और 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे. क्लियर है क्या बात सबको? डेवलपमेंट फेज का खर्चा कैपिटलाइज, रिसर्च फेज का खर्चा पीएल. बोल रहा है 1 जनवरी को वो एसेट मीट किया रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, मतलब डेवलपमेंट फेज चालू हुआ 1 जनवरी से, तो 1 जनवरी के बाद का खर्चा कैपिटलाइज, 1 जनवरी के पहले का खर्चा ट्रांसफर टू पीएल.